हाय बच्चों, अब जरा हम आपको पता है नई क्लास नए सवाल के साथ दोबारा आ गए हैं आपके सामने। और आपको बच्चों याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने जो किया था वो किया था उदाहरण, इसमें दो कर लिए थे। ठीक है, प्रश्नावली के जो हमारे विविध प्रश्नावली के थे। अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल जो है आपने देखा होगा हमारा सवाल नंबर 43वां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर हमारा कौन सा? 43वां। तो जैसा आपको पता है हम पहले सवाल को आपको पढ़ के दिखाएंगे और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या दे रखा है उसकी जानकारी मिलेगी हमें, और तब देखेंगे कि इसमें हमें आखिरी में क्या चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बच्चों हम सवाल को पढ़ के देखते हैं कि सवाल हमारा क्या है। तो बच्चों देखिए जरा सवाल क्या दे रखा है कि माना कि x, ठीक है, x बच्चों एक हमें समुच्चय दे रखा है जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक इसमें हमें नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बच्चों क्या हुआ, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि x में, जैसे x बच्चों ये दे रखा है हमें 1 2 3 4, ठीक है, कह रहा है x में R1। अब R1 का मतलब यहाँ फिर उसी से बच्चों को कहना चाह रहा है एक संबंध से। और वो संबंध क्या है बच्चों, वो देखिए x, y, आपको पता है अगर संबंध है तो उसमें x, y, a, b इस प्रकार के अवयव जो होते हैं क्रमित युग्म में वो आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x, y उनमें संबंध क्या है बच्चों, जरा इस पर गौर करना बच्चों। x माइनस y संख्या 3 से भाज्य है, मतलब x और y में कनेक्शन क्या है कि x माइनस वाई अगर हम निकालें तो वो बच्चों संख्या किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है। अब बच्चों जैसे इसमें ये कह रहा है कि संख्या 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर है x माइनस वाई वो आपका 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण इसमें कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम 0 को बोलें बच्चों, जैसे कि 3 माइनस 3 0 आएगा, तो 0 हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बच्चों कहता हूँ उसमें नंबर 3, तो क्या नंबर 3 भी तो हो रहा है 3 से डिवाइड, वो भी ठीक है। नंबर 6 बच्चों वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपका? 3 से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों वो संबंध R1 है जो हमें दे रखा है। अब R2 क्या है बच्चों, नई चीज़ और आ गई, देखो उसमें एक और इसने संबंध और बना के इसने बता दिया। R2 क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, R2 बच्चों क्या है हमारा x, y जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो क्या है बच्चों, उसमें ये दे रखा है कि बच्चों ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको याद होगा, सिंपल सी बात है, समुच्चय कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है वो समुच्चय के लिए कह रहा है। तो वहाँ आप देखेंगे x, y सच दैट के आगे लगा रखा है बच्चों उसने कर्ली ब्रैकेट्स x, y जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो बच्चों ये साइन किसका होता है? उपसमुच्चय का। देखो सारी चीज़ें वो ही आएंगी पहले वाली। विविध प्रश्नावली में यही बात होती है कि आपने पीछे का अच्छे से कर रखा है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब यहाँ देखिए वो कह रहा है x, y जो कर्ली ब्रैकेट्स में है सबसे आखिरी में वो उपसमुच्चय 1 4 7 का, या उपसमुच्चय किसका बच्चों 2 5 8 का, या x y उपसमुच्चय किसका 3 6 9 का। मतलब हमें दो संबंध दे रखे हैं बच्चों उसमें R1 और R2। क्या कह रहा, एक अन्य संबंध है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था R2। सिद्ध कीजिए कि भैया R1 बराबर R2 हो जाएगा। समुच्चय x है, एक संबंध है R1 जो दे रखा है, एक संबंध है R2, तो वो कह रहा उन दोनों को आपको बराबर दिखाना है। तो बच्चों R1 को हमें R2 के बराबर दिखाना है, वो किस प्रकार दिखाया जाएगा आप इस बात को जरा पहले हल्के से मौखिक रूप में देखिए। तो मैं बच्चों उसको ऐसा करना चाहूँगा थोड़ा अलग से, कि कम से कम आप इस सवाल में जो करना है उसको आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों एक उदाहरण है आपके लिए, A उपसमुच्चय है आपका B। तो बच्चों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत मेन है। अगर आपको जैसे R1 फिलहाल किसके बराबर दिखाना है R2 के, ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे। मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इसका एक उपयोग यहाँ पर होने वाला है। जैसे मैंने मान लिया बच्चों दो समुच्चय A और B,
ए उपसमुच्चय किसका है, बी का है, पहली बात। और अगर बच्चों बी उपसमुच्चय किसका हो, ए का हो, मतलब ए उपसमुच्चय बी का, बी क्या बच्चों उपसमुच्चय ए का, अगर ऐसा होता है तो ये तभी होता है कि जब वो आपस में इक्वल हों। तो बच्चों ये एक विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और आपको मैं बता भी दूं, आप देखेंगे 11 क्लास में समुच्चय की शुरुआत होती है, 11 क्लास में समुच्चय की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब अब देखो 11 क्लास का यूज यहाँ हो रहा है। अब बात करें सवाल की, सवाल में आपको क्या दिखाना है, R1 बराबर R2, तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार R1 उपसमुच्चय R2 दिखाएंगे, R2 उपसमुच्चय R1। तो इसमें आपको भी इतना कर सकते हैं कि कोई एक कंडीशन दिखा दो और दूसरा लिख दो आप इसी प्रकार, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बताया हम इसमें हल लिखेंगे जो ये दे रखा है। चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमें अवयव दे रखे हैं। ठीक है, कौन से वाले, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों उसमें 1 4 7 की, 2 5 8 की, या बच्चों किसकी 3 6 9 की। ठीक है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर समुच्चय, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर समुच्चय x के, ठीक है बच्चों, यहाँ पर समुच्चय x के अवयवों से, ठीक है बच्चों, अवयवों से बना संबंध। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसा लिखिए, जरा थोड़ा सा डिटेल करते हैं। यहाँ पर समुच्चय x के अवयवों से बना संबंध R2। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो R2 में आप देखेंगे कि 1 4 7 भी आ रहा है, 2 5 8 भी आ रहा है, और कितना आ रहा है बच्चों 3 6 और 9। तो संबंध R2 के अनुसार, इसको बच्चों मैंने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया कि यहाँ पर समुच्चय x के अवयवों से बना संबंध R2, मैं R2 की बात करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है, के अनुसार। जैसे बच्चों इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, 1 4 7, एक तो ये हो गया बच्चों, दूसरा क्या 2 5 8, ठीक है, तथा R2 में जो हमें दे रखे हैं बच्चों समुच्चय कौन कौन से, 1 4 7 2 5 8, और एक हमें दे रखा है 3 6 9 में। ठीक है बच्चों, यहां पर समुच्चय x से तो बच्चों संबंध बन रहा है हमारा, कौन सा, ये आपका संबंध R2 में, फिलहाल R2 की बात कर रहा हूं, के अनुसार 1 4 7 की बात हो, 2 5 8 की बात हो, या बच्चों क्या 3 6 9 में किन्हीं, ठीक है बच्चों, किन्हीं दो अवयवों का अंतर, जैसा आप यहां पर देखेंगे, किन्हीं दो अवयवों का अंतर। ठीक है बच्चों, किन्हीं दो अवयवों का अंतर। पहले जरा इसको देखते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलो बच्चों फिलहाल इसको पकड़ो जरा आप, इस वाले समुच्चय को 1 4 7, बाद में देखेंगे दूसरे वाले को। 1 4 7 की मैं बात करना चाह रहा हूं कि इनमें दो अवयव, जैसे मैंने ले लिए बच्चों 1 और 4, क्या लिए मैंने 1 और 4, 1 और 4 में दोनों का अंतर कर दो आप, जैसे कि 4 - 1 या 1 - 4, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस का अंतर आएगा। जैसे बच्चों मैंने 4 - 1 लिया, तो 4 - 1 कितना हुआ 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 और 7 लिया, 7 - 4 करेंगे कितना आएगा बच्चों 3।
1 और 7 लिया, 7 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 6। तो जो नंबर आ रहे हैं उनका अंतर, दो अवयवों का अंतर, इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर x के अवयवों से बना जो दे रखा है संबंध R2 के अनुसार, ये जो आ रहे हैं दो अवयवों का अंतर बच्चों क्या होगा, 3 का गुणज होगा। और गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो जो नंबर होगा कुछ भी उसमें 3 तो आपका आएगा ही आएगा। जैसे बच्चों 6 की बात आ रही है, देखो 7 में से मैंने 1 घटाया 6 आया, 6 में आपका 3 नहीं आएगा, आएगा। ऐसी आगे बात करते हैं, 2 5 8, 5 में से 2 घटाओ 3 आ रहा है, 8 में से 5 घटाओ 3 आ रहा है, 8 में से 2 घटाओ कितना आ रहा है आपका 6, 6 में 3 आएगा। तो सभी के लिए क्या हो रहा है कि R2 के अनुसार में किन्हीं दो अवयवों का अंतर, अब मालूम पड़ गया बच्चों, 3 का क्या बच्चों गुणज है। ठीक है, तो यहां तक की बात आप इसको इस प्रकार लिख के दिखा सकते हैं कि ये जो नंबर आ रहे हैं वो उसमें दो अवयवों का अंतर 3 का गुणज है। अब बच्चों हम बात करते हैं R1 बराबर R2 की। आपको मैंने अभी बताया है कि तभी आएंगे जब वो एक दूसरे के उपसमुच्चय हों। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहां देखो R1 बराबर क्या दे रखा है x, y, और उसमें कनेक्शन कैसा है, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। आपको बच्चों मैं ये पॉइंट्स भी अलग से बताऊंगा, देखो सब कुछ अभी होने वाला है हमारा। तो यहां देखें बच्चों x, y, आप ध्यान से देखिए किसके अंदर होगा, R1 के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि भैया R1 जो संबंध है x, y का है, सिंपल सी बात है, x, y किसके अंदर होगा आपका R1 के, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर दे रखा है तो वो अवयव किसके अंदर होगा, R1 के अंदर। पहली बात आपकी ये हो गई। अब बच्चों R1 के अंदर है x, y, ठीक, x, y R1 के अंदर है, तो उसके बीच संबंध क्या है हमारा, उसके बीच संबंध क्या है। अब जरा बच्चों उस बात पर आने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, ये देखो जरा, ये लिखा हुआ बच्चों x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। मतलब आप देखिए x, y है, उसमें संबंध क्या दे रखा है कि भैया x माइनस वाई जो नंबर है वो किससे भाज्य है, 3 से। बच्चों अगर मैं एक एग्जाम्पल, और हाँ बच्चों इसका ध्यान देना, x, y जो अवयव हैं वो किसके होंगे, समुच्चय x के। ठीक है, अब जरा उसके अनुसार आपको बताता हूँ मैं। देखो ऐसे देखो बच्चों x को मैंने मान लिया 1, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। y को मैंने ले लिया बच्चों 4, आप यहाँ देखिए फिर साइड में x, y R1 जो दे रखा है, R1 की कंडीशंस क्या दे रही है संबंध की कि भैया x माइनस वाई 3 से भाज्य है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने x को ले लिया 1, y को ले लिया 4, आपको बस जांचने के लिए, जांचना जरूरी है। तो इसके अनुसार x माइनस वाई तो बच्चों माइनस का 3 आएगा, x माइनस वाई, x ये रहा, y ये रहा, तो इसके अनुसार बच्चों x माइनस वाई तो कितना आएगा आपका माइनस का 3। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताओ, माइनस का 3 ये बात ठीक है, किससे भाज्य हो जाएगा, 3 से, क्योंकि इसके हम भाग में 3 करें तो 3 इसको काट देगा, तो उसका मतलब माइनस 3 से भाज्य है। बात एकदम सही है। अब मैं बच्चों एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि माइनस 3 है, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि माइनस 1 गुणा 3, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस 1 गुणा 3, या ये आप बोल दीजिए कि x माइनस वाई या तो 3 से भाज्य है या x माइनस वाई 3 का एक गुणज है। बात तो वही है कि हम ये कह रहे हैं भैया कि माइनस 3 है, तो हमको पता है माइनस 3 जो आएगा वो 3 से भाज्य हो जाएगा। या मैं इसको ये बोल दूं कि ये जो नंबर आ रहा है वो 3 का एक गुणज होगा,
और चेक करते हैं। यहाँ बच्चों जैसे मैंने ले लिया 1/7, 1/7 कितना आएगा माइनस का 6, कि माइनस का 6 हम मानते हैं भाई 3 से भाज्य है, तो क्या -6 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि -6 को क्या लिखेंगे 3 गुणा -2। तो मतलब ये है कि ये जो बात है कि x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस वाई, ठीक है बच्चों, x माइनस वाई जो है संख्या x माइनस वाई, ठीक है बच्चों, x माइनस वाई संख्या 3 का गुणज है, ठीक है बच्चों। x माइनस वाई संख्या जो हमारी है वो क्या है बच्चों 3 का गुणज है, ठीक। अब ऊपर जो आपको मैंने अभी कुछ करके बताया था, अब ये कहा था कि जो ये हमारे क्या आ रहे हैं समुच्चय, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, वो सारे के सारे समुच्चय में 2 अवयव का अंतर क्या आ रहा है 3 का गुणज, 2 अवयव का अंतर बच्चों क्या आ रहा है 3 का गुणज। यहाँ एक अवयव x है, दूसरा अवयव कितना है y, मतलब x माइनस वाई संख्या 3 का गुणज है, ठीक। थोड़ा आपको बच्चों विशेष ध्यान देना होगा, यहाँ पर संख्याएं कितनी यूज हो रही हैं 2, संख्या कितनी यूज हो रही है बच्चों यहाँ पर 2, और जो ये समुच्चय आ रहे हैं ऊपर से उसमें कितने अवयव हैं आपके 3। और आपको पता है बच्चों कि उपसमुच्चय क्या होता था, देखो सारी की सारी चीज़ें पहले आ रही हैं लौट के। अगर हम कहते हैं भैया x1 उपसमुच्चय x2, जैसे हम कहते हैं कि x1 उपसमुच्चय x2, तो उसका मतलब क्या होता है x1 के सारे अवयव कहाँ आएंगे आपके x2 के अंदर। यहाँ पर बच्चों x माइनस वाई में कितनी संख्याएं यूज हो रही हैं 2 हो रही हैं, और यहाँ पर समुच्चय जो है उसमें 3 अवयव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स वाई को लेके एक समुच्चय बनाऊं, किसको लेके बच्चों एक्स वाई को लेके समुच्चय बनाऊं, तो वो हमारा उपसमुच्चय होगा इन तीनों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितने अवयव आ रहे हैं 2, और यहाँ पर कितने अवयव हैं 3 3 3, तो x, y का जो हमारा बच्चों क्या समुच्चय होगा वो होगा उपसमुच्चय इन तीनों का। तो हम इसको बच्चों इस प्रकार लिखेंगे, इसी के आगे आप कह सकते हैं कि x, y, आपको बच्चों देखो समुच्चय है तो कर्ली ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं मंझला ब्रैकेट्स बनाना जरूरी है। यहाँ देखो x, y 2 अवयव आ रहे, ये होगा उपसमुच्चय इन तीनों का। तो यहाँ से क्या हुआ x, y बच्चों उपसमुच्चय होगा या तो आपका 1 4 7 का, ठीक है, या आपको ऐसा लिखना होगा, या क्या x, y उपसमुच्चय किसका वो दे रखा है हमें 2 5 8, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। या बच्चों तीसरा क्या आएगा x, y उपसमुच्चय 3 6 और 9। तो बच्चों इस बात को जरा एक बार हल्का सा और देखिए, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि भैया समुच्चय x से जो के अवयव से बना जो संबंध दे रखा है हमें, क्योंकि जो संबंध है उसमें कौन से अवयव यूज हो रहे हैं उसी के तो हो रहे हैं बच्चों। आप देखिए 1 4 7 या 2 5 8 या ये जो हमें दे रखे हैं, ठीक है, जो हमें एक संबंध दे रखा है, तो उसमें मैंने पहले क्या लिखा कि ये जो आ रहे हैं समुच्चय उसमें एक विशेष गुण है कि भैया 2 अवयव का जो अंतर है वो क्या है बच्चों 3 का गुणज है। किसी 2 को पकड़ लो आप, ठीक, पहली बात यहाँ खत्म हो गई थी। फिर मैंने x y को लिया R1 के अंदर, कहाँ से ले लिया भैया ये दे रखा है x y किसके अंदर R1 के अंदर। संबंध क्या है R1 का कि दोनों का अंतर x में से y को घटाएं तो वो संख्या किससे भाज्य है बच्चों 3 से भाज्य है, जैसा आपको मैंने यहाँ करके बताया देखो, ठीक है। जैसे -3 आया, कुछ भी आप ले लो, जैसे 4 1 ले लिया, कोई वो तो अवयव है, ठीक है। तो अगर भाज्य है तो क्या वो हमारा 3 का गुणज नहीं होगी, होगी। दोनों का अंतर निकाला 6 आया, 6 में 3 आ रहा है आपका,
जैसे मैं और निकालता हूँ बच्चों, देखो 3 6 लेंगे तो उसमें भी -3 आएगा, 6 9 लेंगे तो हर किसी में 3 का गुणज नंबर आएगा। तो मैंने उसी बात को क्या लिख दिया, x माइनस वाई संख्या जो है 3 का गुणज है। अब बच्चों पहली बात ये हो गई, ये जो नंबर आ रहे थे उनमें भी 2 अवयव का अंतर 3 का गुणज था, जो आपको मैंने करके बताया है। पर हो क्या रहा है, ये जो बात आ रही है बच्चों वो आ रही है 2 अवयव की, x और y, तीसरे की बात नहीं हो रही। और यहाँ तीनों समुच्चय में 3 अवयव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x y से मिलके जो समुच्चय बनेगा वो हमारा इन तीनों का उपसमुच्चय होगा, या तो इसका होगा या इसका या इसका। ठीक, तो बच्चों ये पूरी बात निकल के आई है यहाँ से, जो आपको मैंने बताया कि गुणज है तो ये 2 अवयव हैं तो उसका हमारा उपसमुच्चय होगा। और बच्चों ये पूरी बात हमें दे रखी है R2 के लिए, आप वहाँ देख सकते हैं, देखो वो लाइन देखिए, पूरी बात किसके लिए दे रखी है, R2 x, y के लिए। और जो बात यहाँ देखो x y इसका होगा या इसका होगा, तो ये बात बच्चों अब किसके लिए आ गई, संबंध R2 के लिए। ठीक, तो अब संबंध R2 की कंडीशंस क्या है बच्चों कि x, y, आप देखेंगे बच्चों मैं इसमें निशान लगाना चाहूंगा, ये ऐसा, ये पूरी कंडीशंस किसकी आ रही है, संबंध R2 के लिए। संबंध R2 के लिए पूरा ये ऐसा आ गया, तो इसका मतलब संबंध R2 क्या दे रखा था कि x, y कहाँ बिलोंग्स करेगा, अब R2 के अंदर। ठीक है, x, y बच्चों कहाँ बिलोंग्स करेगा, R2 के अंदर। अब आप देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, x, y किसके अंदर था, R1 के, x, y किसके अंदर आ गए बच्चों, R2 के। जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई अवयव, जैसे मैंने कहाँ लिया R1 में, करते गए काम, वो अवयव कहाँ आ गए बच्चों, R2 में, तो पहला वाला उपसमुच्चय होगा दूसरे वाले का। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ लिख के दिखाएंगे आपको इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार देखो मैं इसको ये लिखूंगा एक बार और कि x, y बच्चों किसका अवयव था, R1 का, और x, y किसका अवयव आ गया, आप देखेंगे R2 का। जब भी ऐसा होता है, मैं इस अवयव के लिए बात नहीं कर रहा, आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको नई चीज़ें और मिलती जाएंगी। और ये बच्चों ये भी कहाँ से आपको बताऊँ मैं, ये नई भी नहीं है, ये पुरानी है 11th क्लास का, कि कोई अवयव अगर किसी समुच्चय में है और वो ये आपने दूसरे में दिखा दिया, तो पहला वाला उपसमुच्चय होगा किसका बच्चों, दूसरे वाले का, पक्का 101%, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, R1 उपसमुच्चय किसका, R2 का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों R1 उपसमुच्चय आ गया R2, मैंने तभी आपको कहा था कि बराबर दिखाना है R1 को R2 के। बराबर के लिए जो चीज़ मैंने आपको बताई, A उपसमुच्चय होना चाहिए था B का, B होना चाहिए A का, किसी 2 के लिए। तो एक तो केस हमने दिखा दिया कि R1 उपसमुच्चय किसका आ गया, R2। दूसरे को आप चाहो तो इसी प्रकार लिख सकते हो कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि R2 उपसमुच्चय किसका होगा, R1 का। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने ये चीज़ कही भी है कई सवालों में, तो हम ये लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कौन किसका होगा बच्चों उपसमुच्चय, R2 उपसमुच्चय हो जाएगा R1 का। मतलब आपको ऐसे केस में किसी एक को तो पूरा करके बताना पड़ेगा, और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा बन सकता है तो उसको उसमें डाल दो। इसी प्रकार हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों और यहाँ से आप देखना R1 आ गया R2 का, और R2 किसका आ गया उपसमुच्चय R1 का। जब एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे
तो कब होते हैं? जब वो आपस में इक्वल हों। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, अतः R1 बराबर किसके बच्चों? R2 के। तो यहाँ पर ये काम आपका ख़त्म होता है। सिंपल सवाल था कि बस वो दे रखा था कि भैया x माइनस वाई जो है 3 से भाज्य है। भैया अगर x माइनस वाई 3 से भाज्य है तो 101% मैं कह रहा हूँ उसमें 3 आएगा ही आएगा, चाहे आप 3, 6, 9। अब ये थोड़ी है बच्चों मैंने x माइनस वाई को अगर मैं निकालता हूँ 11 ले लूँगा तो 11 कहाँ भाज्य है? 3 से। सिंपल सी बात है, 3 तो उसमें आएगा ही आएगा, और 3 आएगा तो वो गुणज भी होगा, और जैसे गुणज होगा वो किसके अंदर आ जाएगा? R2 के। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। आगे बच्चों फिर उदाहरण हमारा 44। ठीक है, तो अब जरा पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। उदाहरण 44 क्या है बच्चों? कह रहा है मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक फलन है। यहाँ पर आप देखो, अब आप देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है कि उदाहरण जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कराए थे उसमें आगे था तुल्यता संबंध, ठीक, और अभी जो हमारा आया था सवाल उसमें भी आपको एक संबंध ही दे रखा था। अब बात किसकी हो गई? फलन की। और उसमें भी आप देखना कि वो आगे देखो बच्चों, फिर आ गया आखिरी में, इसको भी वही दिखाना है, तुल्यता संबंध। ठीक है, और तुल्यता संबंध का मतलब 3 केस अभी बताएंगे आपको फिर दोबारा एक बार। तो बच्चों x में r, यहाँ देखिए, ये देखो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान जाना चाहिए कि r क्या दे रखा है। r क्या दे रखा है हमें? a, b। सिंपल सी बात है, संबंध है तो कॉमा में या क्रमित युग में अवयव आते ही आते हैं, ये तो अब आपको याद भी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है कि एफ ए बराबर किसके है? एफ बी के। मतलब अब यहाँ पर जो एक संबंध है ए और बी में इस प्रकार है कि एफ ए किसके बराबर है बच्चों? एफ बी के। ठीक है, तो अब ये कह रहा है प्रदत्त एक वो संबंध है और कह रहा है जांच कीजिए कि भैया ये आर जो है इसमें तुल्यता संबंध आएगा या नहीं आएगा। किसकी जांच करनी है बच्चों में? तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध का मतलब 3 चीज़ें, जैसा आपने पिछली क्लास में आपको कराया बहुत पहले भी, स्वतुल्य दिखा दो, सम्मित दिखा दो और संक्रामक, तीनों आ गए, तुल्यता संबंध आपका हो जाएगा। चलो बच्चों अब करते हैं इसको शुरू। उदाहरण आपका क्या है? ये 44। ठीक है, तो बच्चों फलन दे रखा है, चलो उसको तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। हमें दे रखा है f सच दैट x2y। ठीक है, ये हमें दे रखा है फलन है, इसको तो आप ऐसे लिख दो। आगे क्या है? और बच्चों r जो दे रखा है, r वो दे रखा है a, b तो आपको पता है आना ही आना है भैया, क्योंकि उसमें अवयव जो आते हैं कैसे आते हैं बच्चों? क्रमित युग्म संबंध में, पक्का है। और इनके बीच जो कनेक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि भैया एफ ए बराबर किसका? एफ बी। मतलब ये संबंध है ए और बी में। संबंध क्या है बच्चों, उस पर ध्यान दो पहले। संबंध क्या है कि ए और बी इस प्रकार है कि एफ ए जब निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? एफ बी के। तो अब आपको मैंने क्या बताया, जो हमें संबंध दिया होता है कि भैया ये इस प्रकार इससे कनेक्ट है या संबंधित है, उस पर ध्यान जाना चाहिए, बस उस पर ध्यान दे दो। और बच्चों तीनों केस दिखा दो, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब देखिए कैसे, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए यहाँ पर? इस जगह कि एफ ए बराबर एफ बी का मुझे अब फोकस करना है कि इस पर ध्यान देना है कि संबंध इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखते हैं स्वतुल्य, आपको पता होगा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? स्वतुल्य। ठीक है, अब बच्चों स्वतुल्य के लिए आपको क्या होता है? ए का संबंध ए के साथ, मतलब जो समुच्चय दे रखा है हमें, उसमें अगर मैं बोल रहा हूँ 10 अवयव हैं तो 10 के 10 का जो संबंध होगा खुद का खुद के साथ होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? देखो आपको मैंने सब बता रखा है, फॉर एवरी। बच्चों फॉर एवरी का मतलब सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। ए हमने ले लिया बच्चों एक्स के अंदर,
ठीक है, समुच्चय x के अंदर जो हमें दे रखा है यहाँ पर। फॉर एवरी का मतलब बच्चों सभी के, मतलब x के सभी अवयव के लिए। देखो हम उसकी जांच कर रहे हैं, देखो a बिलोंग्स टू x, मतलब चाहे a की बात हो b की बात हो। अब देखते हैं बच्चों क्या होगा, ये इतना हो गया a बिलोंग्स टू x। आप देखिए बच्चों एफ ए बराबर क्या एफ ए के होता नहीं है क्या, ये लाइन देखिए हमेशा होगा ये तो, एफ ए बराबर एफ ए हमेशा होगा बच्चों। आप देखेंगे हमेशा, जैसे आप देखो कि एफ ए बराबर एफ ए दोनों एक जैसे हैं। अब आप इसकी तुलना इससे करो, एफ ए एफ बी की जगह कितना आ रहा है एफ ए, या मैं ये कह दूं b की जगह कितना आ रहा है a आ रहा है। यहाँ पर b कब आया था, जब a कॉमा b था। अगर यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो a कॉमा b ना हो के क्या हो जाएगा a कॉमा a। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इस बात को, यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि ये चीज़ क्या दर्शाएगी। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, दर्शाना, ठीक है। मतलब ये चीज़ क्या दिखाएगी कि a कॉमा a किसके अंदर है हमारा, r के अंदर। a कॉमा a बच्चों किसके अंदर है, r के अंदर। और जब a कॉमा a r के अंदर होगा तो जो हमें दे रखा है संबंध वो क्या हो जाएगा आपका समतुल्य। हम तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, समतुल्य, ठीक है, समतुल्य है। बस आप इतना लिख दो, अब तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी जैसा आप देखते रहोगे। इतना लिख दिया। अब बच्चों बात करते हैं इसमें किसकी, सममित की। तो बच्चों सममित के लिए क्या होता था, जैसा आपको बताया कि भैया अगर f मतलब जैसे कि a कॉमा b अगर r में है तो हमारा b कॉमा a भी किसके अंदर होना चाहिए, r के अंदर। देखिए कैसे, यहाँ मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूँ, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। जैसा आपको पता है शुरुआत ऐसी करते हैं, a कॉमा b हमने कहाँ ले लिया बच्चों, r के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, a कॉमा b किसके अंदर है, r के अंदर। r संबंध हमें क्या दे रखा है कि एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के। तो इसके अनुसार क्या लाइन बनेगी आपकी, एफ ए बराबर कितना बच्चों, एफ बी। एफ ए बराबर कितना बच्चों, एफ बी। ठीक बच्चों, मैं इस पूरे मान को ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही है। आप देखो यहाँ देखो, एफ ए बराबर एफ बी को मैंने ऐसा लिख दिया, भैया बी पहले ए बाद में। क्या अंतर हुआ, मतलब जैसे कि होता है कि x बराबर y, तो मैंने y बराबर x कर दिया, आगे पीछे कर दिया। अब देखते हैं क्या अंतर आया। जब बच्चों ए बी आर के अंदर था तो एफ ए बराबर क्या आ रहा है, एफ बी। यहाँ पर क्या हो गया, एफ बी बराबर एफ ए हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनुसार अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू बच्चों r। खत्म हो गया समझे। देखो बच्चों, क्योंकि जब ए बी है तो एफ ए बराबर एफ बी हो रहा है। अगर एफ बी बराबर एफ ए है तो इस रूप में b कॉमा ए आर के अंदर आ जाएगा। देखो एफ बी बराबर एफ ए, सिंपल सी बात। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सममित है। बच्चों देखो वही बात, यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप दिखाने की कोशिश करता हूँ, जबकि पूरा आपको मैंने लिखा रखा है बहुत सवालों में। जैसे मैंने लिखा समतुल्य है, क्या सब वो है समतुल्य, संबंध समतुल्य है, संबंध सममित है। पर ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको फिलहाल अब थोड़ा अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं, समतुल्य लिखा, सममित, और दिखा दिए कि भैया समतुल्य आ रहा है, ये हमारा सममित आ रहा है, ठीक है। और देखिए अब क्या होता है बच्चों, संक्रामक भी आपको पता है क्या होता था। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यदि देखिए बच्चों क्या ए बी किस में है, आर में, बी सी भी किस में है आपका,
आर में, तो आंसर क्या आना चाहिए कि ए सी भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर। अब देखते हैं बच्चों कि इस कंडीशंस के अनुसार जब ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो क्या चीज़ आएगी सामने। देखो ए बी किस में है, आर में, तो जब ए बी आर में है तो कनेक्शन क्या है इसका बच्चों, एफ ए बराबर एफ बी। आप देख सकते हैं एफ ए बराबर कितना, एफ बी। और यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, देखो और करके, मतलब ये इसके लिए हो गया और ये दूसरे के लिए हो जाएगा। अब बी कॉमा सी किस में, आर में, तो एफ बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये एफ सी के। जैसा आप देखिए ये इसके लिए बन गया, इसके लिए बन गया, ठीक। अब क्या हुआ आगे, एफ ए बराबर एफ बी है, ये एफ बी बराबर एफ सी है। तो बच्चों क्या ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, या आप ही कह सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, ये देखो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये देखो, तो इसका मतलब हमने इस एफ बी का मान यहाँ से यहाँ रख दिया। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो यहीं पे ख़त्म कर दूंगा उसको मैं, तो इससे ये चीज़ आ जाएगी बच्चों, देखो एफ ए बराबर किसके, एफ सी के, जैसा आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, जो आपको बताया मैंने वही किया है, एफ बी का मान यहाँ से एफ सी यहाँ रख दिया, तो एफ ए बराबर कितना आ गया, एफ सी। एफ ए बराबर एफ सी आएगा तो इसके अनुसार आर के रूप में या आर के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये कि यहाँ पर ए कॉमा सी, आप चाहें तो यहाँ पर इसका भी निशान लगा सकते हैं, किसका बच्चों, एम्प्लाइज का, ए कॉमा सी किसके अंदर आ जाएगा, आर के अंदर। मतलब ये चीज़ क्या दिखाएगी कि एफ ए बराबर एफ सी है, तो इसके अनुसार क्या दिखाएगा कि ए सी किसके अंदर, आपका आर के अंदर। तो फाइनल बात क्या हुई बच्चों, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, भैया यहाँ से संक्रामक भी आ गया है, क्योंकि ए बी आर में था, बी सी आर में था, तो ए सी कहाँ आ गया, आर में। तो हम क्या लिखेंगे, संक्रामक है। तो बच्चों तीनों केस आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एक कौन सा संबंध कहलाएगा आपका, तुल्यता संबंध आपका होगा, ठीक है। अतः आर एक तुल्यता संबंध होगा। तो जो हमें जांच करनी थी उस जांच में ये चीज़ निकल के आ गई कि आर हमारा क्या होगा, एक तुल्यता संबंध। तो बच्चों अब बाकी जो उदाहरण है बच्चों उसको मैं अगली क्लास में करवाना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आपको जो ये चीज़ें कराई जा रही हैं विविध प्रश्नावली। और बच्चों एक चीज़ बताऊँ, विविध प्रश्नावली जो होती है वो सबका मिक्सअप होती है, जैसा आपको बताया कुछ भी आ जाएगा पीछे का, तो वो देखा जाए थोड़ी कठिन मानी जाती है बाकी के चैप्टरों से या बाकी की एक्सरसाइज से, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है और इकट्ठा आता है। इसको वही कर पाएगा अच्छे से जिसने डे बाय डेज कह सकते हो उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली क्लास में और अगले सवाल के साथ।